अभी मैंने आपसे एक थोड़ा सा मुश्किल और अहम सवाल पूछना है कि जो ज़ुबान ज़द आम हुआ है कि कुछ नाक़दीन और मुतअस्सिबीन कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी डीलरों की फ़ौज है, इसने क्या जंग लड़नी है, ये जंग लड़ने के अहल ही नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये जो ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब हुआ है, ऑपरेशन अल मीज़ान हुआ है और ऑपरेशन रद्दुल फ़साद 1 और 2 हुआ है, और ये जो ऑपरेशन राह रास्त सवात के अंदर हुआ है, और अफ़वाज पाकिस्तान ने इतनी जो वो हार्ड कोर टेररिज्म के ख़िलाफ़ जंग जीती है जो अमेरिका अपनी फाइनेस्ट मिलिट्री मशीन के साथ नहीं जीत सका, तो ये फिर किस फ़ौज ने जीती है? और ये जो मुतअस्सिबीन बात करते हैं, इनकी बात के ऊपर आपका क्या जवाब है? जी बहुत शुक्रिया। पहले तो आपने कहा कि आप थोड़ा मुश्किल सवाल पूछेंगे, ऐसे जैसे आपने पहले आसान पूछे हैं। आपने पहले सवाल भी बड़े मुश्किल ही पूछे हैं। देखिए बात यह है कि फ़ौज का एक निज़ाम है और फ़ौज की जो मराहत हैं वो तमाम की तमाम गवर्नमेंट से अप्रूव्ड मराहत हैं कि अगर किसी अफसर को घर मिलना है, अगर किसी अफसर को गाड़ी मिलनी है, किस रैंक पे मिलनी है, अगर प्लॉट भी मिलने हैं, वो भी सारे के सारे गवर्नमेंट के अप्रूव्ड हैं। अगर एक भी गवर्नमेंट से अप्रूव ना हो तो वो वापस ले लेने चाहिए। मैं तो खुद इस चीज़ का हामी हूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि हर चीज़ का एक पूरा वो तरीक़ाकार मौजूद है। एक ज़माना था कि नहीं था, थोड़ी सी उसके अंदर लोग अपनी मनमानी कर लेते थे, लेकिन जनरल मुशर्रफ के ज़माने में और बाद में PMLN के ज़माने में ये चीज़ें अप्रूव हुई हैं। और ये जो DHAs की बात होती है, जब आपसे पूछा जाए डॉक्टर साहब कि आप कहाँ रहना चाहेंगे तो आप कहेंगे जी मैं DHA लाहौर में रहना चाहूँगा, और फिर साथ ही आप ये भी कहते हैं कि ये फ़ौज DHA चलाती है। वहाँ तो एक या दो लोग वर्दी में होते हैं, बाकी तमाम लोग जो हैं सिविलियन होते हैं या रिटायर्ड फ़ौजी होते हैं। और अगर वो अच्छे तरीके से कोई चला लेते हैं, जिसमें मैं समझता हूँ कि आजकल कुछ कोताहियाँ भी हो रही हैं जिनको ठीक करने की ज़रूरत है। कराची के DHA के बारे में कुछ मामलात हैं, लाहौर के बारे में है। तो ये अगर मिसाल के तौर पे मैंने 40 साल फ़ौज में सर्विस की है और मैं ग्रेड 22 में रिटायर हुआ हूँ। तो अगर तनख्वाह के साथ साथ कोई अप्रूव्ड मराहत जो कि गवर्नमेंट ने अप्रूव की हुई है, लेफ्टिनेंट कर्नल जब मैं था तो मुझे पहला प्लॉट मिला, जब मैं ब्रिगेडियर था तो मुझे एक और मिला, जब मैं जनरल बना तो मुझे एक और मिला, इसमें कोई शक नहीं है। और उस वक्त फिर मेरे बच्चे कॉलेज में तालीम हासिल कर रहे थे, मैंने अपने बच्चों की शादियां करनी थी, मैं कभी खुशदार और कभी कश्मीर और कभी कहाँ मारा अपने मुल्क की हिफाजत के लिए जाता था और बड़े फ़ख्र से जाता था। तो पीछे से घर भी चलाना है, फ़ौज के कोई और तो ज़राए नहीं है, और अफसरों को कोई मुफ्त राशन तो नहीं मिलता, अफसरों को कोई मुफ्त घरों का भी हम जो ना किराया कटता है, हमारा जो बिजली का बिल भी कटता है। लोगों को इसके बारे में गलत फहमियाँ बहुत हैं, और मैं ISPR को कहूँगा कि आप इस किस्म की गलत फहमियों को दूर किया करें। फ़ौजी फाउंडेशन जो है इसकी पूरी एक डिटेल है, आज मैं नहीं इसको कवर करता, फिर आपके किसी और प्रोग्राम में करेंगे। फ़ौजी फर्टिलाइज़र जो है पाकिस्तान की बेहतरीन कंपनियों में है, ये कैसे चलती है, कौन चलाता है, बजाय इसके कि आप उन चीज़ों की तारीफ़ करें जो हमारे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जो हमारे स्कूल के प्रोजेक्ट्स हैं, जो हमारे मेडिकल कॉम्प्लेक्सेस हैं, जो हमने नस्ट कायम किया है, जो हमने NDU कायम किया है, दुनिया के मेयार के मुताबिक कॉलेजेस और स्कूल्स और ये हाउसिंग स्कीम्स बनाई हैं। उल्टा आप कहते हैं कि जी ये क्यों हो रहा है और वो क्यों हो रहा है, और हमें ये ताने देते हैं कि आप प्रॉपर्टी डीलर्स हैं। ये प्रॉपर्टी डीलर से पूछे कि हम कितने प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, उनको सारी बातें मालूम है। तो मेरा ख्याल ये है कि इस पर हक़ाइक़ सामने लाने की ज़रूरत है, और फ़ौज को मैं कहूँगा शर्माने के बजाय, छुपाने के बजाय आप हर चीज़ सामने ले आएँ। आप तमाम जनरल की जितनी जायदादें हैं, जो कुछ है वो लिस्ट बना के दे दें कि ये हैं। वैसे तो हम FBR के पास हर साल जमा कराते हैं, आपको पता होना चाहिए, ग्रेड 19 एंड अबव के जितने ऑफिसर्स हैं वो FBR के पास अपनी तमाम जायदाद की क्वाइफ जो है वो जमा कराते हैं, बाकायदगी से टैक्स देते हैं। लेकिन मैं एक पर्सनल एग्जांपल देना नहीं चाहता, जब मैं FFC में था तो 2 साल तक मेरा नाम टॉप के उन लोगों में आता रहा जो कि तनख्वाह लेकर टैक्स अदा करते हैं। तो लेकिन वो हमने कभी उस पर ढंडोरा नहीं पीटा। आज आपने बात की है तो वो बात मुझे याद आ गई है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि बाकी लोगों के मुकाबले में, ताजरों के मुकाबले में, ब्यूरोक्रेसी के मुकाबले में, पुलिस के मुकाबले में, और इन सब के मुकाबले में जो उनके पास है वो भी देख लें, जो हमारे पास है वो भी देख लें, और जो ऑथराइज उनको है वो भी देख लें, जो ऑथराइज हमें है वो भी देख लें। ऑथराइजेशन से बढ़कर हम कितनी मिसयूज़ करते हैं, जो कि करते हैं, मैं इस चीज़ का मान रहा हूँ, कुछ लोग करते हैं। कितने लोग हैं वो परसेंटेज के लिहाज से, और बाहर फ़ौज से बाहर कितने लोग हैं जो 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 रहते ही
نان آتھرائز چیزوں کے اوپر ہیں. تو میرے بھائی انگلیاں اٹھانی بہت آسان ہے. یہ ذرا کبھی میدان میں آئے نا, ذرا بات کریں پولیٹیشنز کے یہ کیسے اپنے ٹکٹ بیچتے ہیں اور کیسے اپنی جو فیتھ ہے اس کو بیچتے ہیں. تو اس پر میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. یہ کچھ ایسے مسائل ہیں جو ہمارے معاشرتی مسائل ہیں, اور فوج اس معاشرے کا حصہ ہے. فوج اپنے آپ کو کبھی بھی یہ نہیں کہتی کہ ہم فرشتے ہیں, لیکن ڈسپلن کی وجہ سے, اکاؤنٹیبلٹی کی وجہ سے باقی معاشرے کے مقابلے میں پھر بھی یہاں کچھ نہ کچھ نظام بہت بہتر ہے. جی جنرل صاحب, یہاں کچھ نہ کچھ نہیں, زبردست نظام ہے. اگر کوئی ادھر ہلکی سی وہ پکڑا جائے کسی بھی طرح کی کرپشن اور مس یوز آف اتھارٹی میں, تو فوراً ہی ارلی فائن مارننگ لیٹر آف تھینکس دیا جاتا ہے. جنرل صاحب آپ کا بہت ہی شکریہ, آپ نے اتنے پیچیدہ مشکل اور اہم سوالوں کا بہت خندہ پیشانی سے جواب دیا. تھینک یو ویری مچ سر. بہت شکریہ. السلام علیکم. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب, جو سول ملٹری ریلیشنز کے اوپر جتنے بھی عوام پاکستان کے اندر سوالات پائے جاتے تھے, جو خدشات پائے جاتے تھے, جو ان کے اندر شکوک و شبہات تھے, ان کا خندہ پیشانی سے انہوں نے جواب دیا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پروگرام اچھا لگا ہوگا. اگر پروگرام اچھا لگا ہے تو ہمیں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے نیکسٹ ٹائم. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.